फिजिक्स बाय समय पंडित, ठीक है, ज्वाइन फॉर बेस्ट। देखिए भैया, मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन मैंने बताया था भैया कि जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो हीट करने से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और गैप बढ़ने से बॉडी का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, बॉडी एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब यूज है, ठीक है, एक तरह से। तो पहला यूज है भैया स्मॉल गैप्स इन द लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। कह रहा है भैया जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स देखे, रेलवे ट्रैक जो यूपी साइड में जाते हैं वो देखे, उन्होंने देखा होगा, पहाड़ी बहुत कम दिखते हैं, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, ये गैप होता है, ये क्या होता है, गैप। भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ये गैप होता है। अब ये गैप छोड़ा क्यों जाता है, तो आपको पता है भैया ठंड के टाइम में तो चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों के टाइम में क्या होती है, पटरियां जो होती है अपनी लंबाई से थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है, क्योंकि वो मेटल की होती है, क्या होती है, और अगर वो फैलेंगी तो उसकी शेप क्या होगी, अगर गैप नहीं छोड़ेंगे, एक सिंगल पीस में रखेंगे, इसको बेल्डिंग कर देंगे पूरा का पूरा, तो वो कुछ ऐसा उड़ जाती है, ऐसा उड़ जाएगी, समझ गए, मुड़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ती है किसी चीज की तो क्या होती है, अपने उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जगह तो उसके लिए फिक्स है ना, जगह तो उसके लिए फिक्स है। अब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो अब क्या करेगी, वो मुड़ जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है भैया। अब मुड़ेगी तो अगर रेलगाड़ी वगैरह गई तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होने के चांस है, इसलिए गैप्स को छोड़ देते हैं ताकि अगर वो एक्सपेंड करे तो इसी गैप के अंदर ही फैल पाए, समझ गए, ये गैप फिल हो जाए उसके एक्सपेंड करने से, पटरी में कोई डैमेज ना, इसीलिए पटरियों के बीच में गैप छोड़ दिए जाते हैं, समझ गए। अगला भैया स्पेस इज स्पेस इन बिटवीन द ग्रिडर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द ब्रिजेस, ठीक है। तो फ्लाईओवर देखा, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर में हो गया, फ्लाईओवर के बीच में बिल्कुल सेम ऐसा ही गैप होता है, ठीक है। ये तो फ्लाईओवर का हो गया, जो जिसपे वो टिका होता है ना, गाटर जिसको कहते हैं, जिसको ग्रिडर्स कहते हैं, मैंने बताया था एक बारी, उनको रखने के रखा जब जाता है ना, उनके उनके बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के टाइम में वो भी क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अगर गैप नहीं रखा जाएगा, एकदम सटा के रखा जाएगा, तो गर्मियों के टाइम में जब एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंशन होगा उनका, तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा वो, ठीक है। इससे आपके ब्रिज भी गिरने के क्या होते हैं, चांस रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऑलरेडी क्या करते हैं, गैप छोड़ देते ताकि एक्सपेंशन हो और वो केवल इस गैप तक ही हो पाए, इस गैप को ही फिल कर पाए, इसके स्ट्रक्चर को चेंज ना कर पाए, समझ गए। गैप तो लिमिटेड होगा ना, पर कुछ टाइम पीरियड के बाद गैप भी तो परमानेंट हो जाता होगा। अब क्यों, फिर वो ठंड के टाइम में फिर वो सिकुड़ जाती है चीजें, जो एक्सटेंड करती है ना गर्मी में, वो ठंड में फिर दोबारा से क्या होती है, कम हो जाती है, गैप फिर दोबारा ठंड में आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी देख अगला वाला यही आ रहा है, कह रहा है भैया आयरन रिम इज पुट ऑन द रिम ऑफ द कार्ट, wheel is always the slightly smaller diameter than that of the wheel। कह रहा भैया शोले में जो बसंती जो तांगा चलाती है, उसमें जो पहिया लगा होता है ना, पहिया पहिया लकड़ी का होता है, लकड़ी का पहिया होता है, लेकिन इसमें जो रिम चढ़ी होती है ना ऊपर एकदम टाइटली रिम, वो होती है लोहे की। अब कैसे कैसे चढ़ाई जाती है, और ये आपको बता दूं, ये इसका जो रिम का डायमीटर है इस पहिए के डायमीटर से क्या होता है, कम होता है, फिर भी इसके ऊपर चढ़ी होती है। कैसे चढ़ी होती है, तो भैया बड़ा सिंपल सा, जब इसको चढ़ाते हैं ना उससे पहले इसको बहुत गर्म कर देते हैं, गर्म करने से क्या होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, किसका, रिम का, व्हील से बढ़ा जाता है, व्हील के ऊपर रख देते हैं इसको, ठीक है, और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। जैसे ही पानी डाल देते हैं क्या होता है, इसका डायमीटर फिर दोबारा से छोटा हो जाता है, और जिससे पहिए को ना जकड़ करके क्या करता है, पकड़ लेता है, और पहिए की मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गया भैया, समझा। ठंडा होने पे चीजें क्या होती है, वापस उसकी लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, और गर्म होने पर वही चीजों के बीच में गैप्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। समझ गया, ये है, ये एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन और है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा भैया क्लॉक ऑफ पेंडुलम मेड ऑफ इनवर। इनवर मैंने आपको बताया था एक मटेरियल होता है, एलॉय होता है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और मैंने आपको बताया था जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होता है उसके अंदर एक्सटेंशन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अब क्या होता है इनवर का बनाने का, देखिए इनवर के बनाने से क्या फायदा होता है, इनवर की जो पेंडुलम जिस रस्सी से लटका होता है वो इनवर का होता है। और इनवर से बनाने का ये एडवांटेज होती है कि इनवर की लेंथ हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा क्या होती है, एक जैसी बनी रहती है। और आपको पता भी है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है,
पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो आपको पता है भैया फॉर इनवर, इनवर के लिए ये लेंथ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि इसका अल्फा क्या होता है, टू स्मॉल, अल्फा बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसके अंदर एक्सटेंशन क्या होगी, ना के बराबर होगी। एक्सटेंशन ना के बराबर होगी तो इसका एल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा आपका, कांस्टेंट। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम पीरियड देगा, फिक्स टाइम पीरियड देगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए दूसरे मटेरियल का बना होता जो एक्सटेंड कर सकता था, तो गर्मी के टाइम में उसकी लेंथ क्या होती, बढ़ जाती, और गर्मी के टाइम में लेंथ बढ़ जाती तो टाइम पीरियड भी क्या होता भैया, बढ़ जाता। यानी गर्मी के टाइम में 1 सेकंड को डिले में दिखाता, देर में दिखाता, और ठंड के टाइम में क्या होता भैया, सही दिखा देता। समझ गए? तो इसलिए इनवर का बनाया था, क्योंकि इनवर के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर आता भी है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखिए ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, किसी भी लिक्विड को आप गर्म करते हो, तो उसको कंटेनर में रख के गर्म करते हो, है ना। अब जब वो लिक्विड गर्म होता है तो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैल जाता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी क्या होती है, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मास पे क्या फर्क पड़ता है, तो डेंसिटी पे फिर क्या कह रहा है वो आप, अगर वॉल्यूम बढ़े आता है तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी, वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो, मैंने बोला डेंसिटी बढ़ जाती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। साले चला ले, इंस्टा चला ले, इंस्टा चला ले तू। देखिए भैया डेंसिटी जो भाई प्लीज, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू में मास अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। कुकर के अंदर जब चावल बिठाते हैं, उसके अंदर चावल ही तो बिठाते हैं, रखते हैं जो भी है, तो पहले वो चावल क्या होता है, वो चावल कम रीजन में होता है, कम रीजन में उसका वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि चावल के दाने कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। जहां पर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ना, वहां पर डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं हम, उसको उबालने लगते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इतने में आ जाता है, और चावल के बीच में गैप आ जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है। मास पे कोई चेंज, मास हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। डेंसिटी इन इनवर्सली इक्वल टू वॉल्यूम होता है। यानी जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सारी लड़कियों को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, समझ गए? तो अब देखिए, तो हम किसी भी चीज को, मान लीजिए एक लिक्विड को गर्म कर रहे हैं कंटेनर के अंदर रख करके, कंटेनर के अंदर रख करके अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। तो हमें जो एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं उसे, एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंटली एक्सपेंड जो हुआ है हमारे रिस्पेक्ट में, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जो हमें दिखाई दे रहा है वही एक्सपेंशन है उसके अंदर, और कहीं एक्सपेंशन नहीं हुआ है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बड़ा छोटा सा। मैं कह रहा हूं मैंने 200 ml पानी लिया था। कितना लिया था, ठंडा पानी था। जब इसको गर्म किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 200 ml की यहाँ पे 250 ml हो गया। क्या हो गया, 250 ml हो गया। तो क्या इसका एक्सपेंशन 250 ml ही हुआ है, जो एक्सपेंड हुआ है, जो एपरेंट एक्सपेंशन है वो 250 ml ही है, या 250 ml से कम है या ज्यादा है। दिमाग लगाओ जरा, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं मैंने पानी को गर्म किया, और गर्म करने के बाद पानी का वॉल्यूम 200 ml से लेके कहां हो गया, 250 ml हो गया। तो क्या ये 250 ml ही हुआ है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है। मेरी बात समझ में आ रही, पता नहीं, हो सकता है थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, हो सकता है नहीं आ रही समझ में। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कह रहा हूं मैंने पानी लिया 200 ml, उसको गर्म किया कंटेनर में रख करके, और कंटेनर में रखने के बाद जब गर्म किया तो मुझे मिला 250 ml पानी। क्या मिला, एक्सपेंशन हुआ है ना, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है। तो क्या 250 ml ही एक्सपेंड हुआ है, बताओ क्यों।
नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है? ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, बराबर हुआ है? सोनी बिल्कुल भाई, अब तो नकल मारी लिया। खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको कि भैया देखिए, जब आप एक्सपेंशन करते हो, लिक्विड तो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ वो भी एक्सपेंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ा है, और उसको वॉल्यूम को फिलअप कौन कर रहा है? जितना वॉल्यूम बढ़ा उसको फिलअप किसने किया है? पानी नहीं किया है। तो एक्चुअल में जो आपको 250 ml दिख रहा है ना, 250 ml से ज्यादा है। तो जब भी लिक्विड किसी कंटेनर में उबाला जाता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो आप ना, तो उसके अंदर कुल एक्सपेंशन क्या आएगा? तो भैया कुल एक्सपेंशन आएगा रियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू में जो आपको दिख रहा है, यानी 250 ml प्लस जो एक्स्ट्रा कंटेनर का वॉल्यूम जो बढ़ा है उसका भी आपको जोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कंटेनर का जो वॉल्यूम बढ़ा है उसको भी बढ़ाया, जो बढ़ा है, जितना बढ़ा है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें भी कौन होगा? लिक्विड ही तो होगा। समझ गया? तो लिक्विड उतना भी एक्सपेंड हुआ है, उतना उतना तो एक्सपेंड हुआ ही हुआ है जो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा है, और साथ साथ में आपको 250 ml भी दिख रहा है, मतलब 50 ml एक्सपेंड हुआ है जो आपको दिख रहा है, और वो नहीं दिख रहा जो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा है। समझ गया? तो उसको भी आपको जोड़ना है। टोटल एक्सपेंशन इक्वल्स टू में क्या होगा? टोटल एक्सपेंशन इक्वल्स टू में क्या होगा? जो आपको दिख रहा है 50 ml एक्सपेंशन प्लस जो कंटेनर का एक्सटेंशन हो रहा है उसका भी। समझ में आई बात नहीं? तो हमेशा जो आपको दिखाई देता है एक्सटेंशन, जो आपको आप कुकर में चावल देखते हो, कुकर में चावल का जो वॉल्यूम बढ़ के आता है, एक्चुअल में चावल का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा क्या होता है? बड़ा होता है। समझ गए? वो जो बढ़ा हुआ पार्ट है जो आपको दिख नहीं रहा, वो एक्चुअल में कहाँ यूटिलाइज हो जाता है? कुकर के वॉल्यूम जो बढ़ा है ना उसको फिलअप करने के लिए। समझ गए? अभी समझी? ठीक है, कुकर में चावल तो चढ़ाती होगी। देखिए भैया, बड़ा प्यारा टॉपिक है, वेरिएशन विद टेम्परेचर। अभी मैंने आपको लिख दिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी, इसको प्रूफ करना है हमें। क्या करना है? क्या करना है? तेरे नंबर कितने आया पता है पहले टेस्ट में, जिससे पहले हुआ था? इस वजह से तो तूने दिए ही नहीं दिया ना। अभी रुक जा, तू पिटेगी बिना तो सा। ठीक है, तो भैया डेंसिटी कम होती है, हमें देख बताना है भैया, हाँ एक्चुअल में डेंसिटी कम होती है। देखिए मैंने कहा भैया व्हेन अ गिवन मास ऑफ सॉलिड, कोई सॉलिड या कोई लिक्विड इज हीटेड। ठीक है, कितने प्यारे नोट्स बनाता है ये रोमीर, देख लो। रोमीर के हैं ये, और सारे नोट्स हैं उसके पूरे। तू नहीं कैच कर सकता, तेरे बस की नहीं है रोमीर को। फोटो लगा के पूछा कर उसकी। देखो भी ये सुन लीजिए, हीटेड इट्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम क्या होगा? हेंस डेंसिटी। इफ V1 क्या है भैया? इनिशियल वॉल्यूम क्या है, और V2 क्या है? एक्सपेंशन के बाद। ठीक है, ρ1 क्या है? इनिशियल डेंसिटी। ρ2 क्या है? आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है भैया, और T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, और T2 क्या है? तो जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है कैसे निकलेगा? T2 माइनस T। तो अपने को पता भैया, अभी हमने एक चीज की थी, क्या किया था? फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल्स में V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद नहीं याद है? कल ही तो किया था। तो भाई वॉल्यूम देखिए, आपको पता है भैया क्या कि डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन में, यही होगा, ही होगा। तो हमने क्या किया, ठीक है देखिए, तो हमने वॉल्यूम क्या निकाल दिया? मास अपॉन में डेंसिटी। V2 है तो इसलिए हमने m अपॉन में ρ2 लिखा। अच्छा, m दोनों साइड में m लिखने का क्या तात्पर्य है? बता भाई, दोनों साइड में m m लिखा है, यहाँ पर bm, यहाँ पर bm, क्या तात्पर्य? यहाँ पे आके बताओ आप। मैं वहां पे आऊंगा तो ज्यादा मारूंगा, यहाँ पे आओगे तक घूसा खाने में मामला फ्लड जाएगा यहीं पे। हाँ तो दोनों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? V2 की वैल्यू m अपॉन में ρ2 लिखी है, V1 की वैल्यू भी m अपॉन में ρ1 लिखी है। तो दोनों साइड में m1 m2 क्यों नहीं किया मैंने? मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दोनों साइड में मास क्या है? मास चेंज नहीं होने वाला। मास से मास क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो ऊपर क्या आ गया? ρ2। इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? ρ1। लेकिन हम इसको उल्टा नहीं कर रहे, हमने इसको पावर को क्या कर दिया? -1 लिख दिया। लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैथमेटिक्स से ऊपर नहीं है बात कोई।
ठीक है। तो भैया ये क्या है, रो 2, ये क्या है, रो 1। और आपको बता दूं भैया, अब बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम क्या कहती है, मैंने आपको बताया था 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, तो आप डायरेक्टली इस n को x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये इसकी पावर क्या था भैया, -1 था, तो हमने एज इट इज क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुन लीजिए, 1 माइनस समथिंग, अरे कुछ भी है ना, समथिंग मान ले, नंबर ही तो आएगा। 1 माइनस समथिंग वो क्या होगा, स्मॉलर देन 1। एक से छोटा, अगर एक में से कुछ चीज घटा दोगे तो जो रिजल्ट आने वाला है इसका पूरे का, वो क्या होगा, एक से कम आएगा। आप बताइए, x इक्वल्स टू में 2y, इन दोनों में से कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? यार ये x इक्वल्स टू 2y लिख दिया, कह रही है, मैं कह रहा हूं कि कौन बड़ा, तो कह रही है पता नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं x और केवल y में से कौन बड़ा है, केवल x y में से, 2 भूल जाइए। आप बताइए, x बड़ा है बिल्कुल, क्योंकि x को लाने के लिए y में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और y में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके x आ रहा है, इसका मतलब भैया x बड़ा था। हाँ, नेगेटिव पैकेटिव की बात नहीं हो रही ना, ठीक है। सुन लीजिए, हाँ, अरे अरे भाई प्लीज प्लीज, टाइम टाइम आ रुक जाओ। अब बताओ x इक्वल्स टू 0.5, करण बता भाई, x इक्वल्स टू 0.5, x बड़ा या y बड़ा, तू बता। हाँ, कौन बड़ा है, x ही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। रफ्ता मार दे उसको, एक खींच के मार दे, मार दे, बाबा रिलैक्स, बस ज्यादा, बाबा बस। यानी हम किसी साइड में, भाई प्लीज, अगर हम किसी साइड में एक से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया देखियो, इसको दो तरीके समझने के लिए, ठीक है। एक तो एक काम कर लो, x इक्वल्स टू में क्या लिख दो, 1/2 लिख सकते हो उसको, 0.5 को, y तो y की वैल्यू क्या होगी 2x, यानी y लाने के लिए हमने x में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी x इस कंडीशन में छोटा था, y क्या था, बड़ा था, है तो ऊपर वाली चीज ही। यदि आप अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी जगह पर एक से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब वो साइड क्या थी, बड़ी थी, और दूसरी साइड क्या थी, छोटी थी, यानी यहाँ पर x छोटा होगा और यहाँ पर क्या होगा, y छोटा होगा। लेकिन अगर आप एक से बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो किस साइड में, तो वो साइड क्या होती है, छोटी, और दूसरी साइड क्या होती है, लेकिन एक से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो साइड क्या होती है, बड़ी, और दूसरी साइड क्या होती है, छोटी। समझ गया भैया? तो बिल्कुल यही यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉलर देन 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, तो इसका मतलब ये साइड क्या है, बड़ी, और ये साइड क्या है, रो 1 क्या है, इनिशियल डेंसिटी, गर्म करने से पहले की डेंसिटी थी, और रो 2 क्या है भैया, फाइनल गर्म करने के बाद की डेंसिटी। ये क्या रही है, छोटी, और ये क्या रही है, प्रूफ कर दिया हमने। समझ गया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी, बेसिक सी, समझ गया। ये एक से कम नंबर है ना, एक से कम नंबर का मतलब है ये साइड क्या होगी, बड़ी, और ये साइड क्या होगी, ये कौन सी डेंसिटी थी, गर्म करने से पहले की डेंसिटी, और ये क्या है, गर्म करने के, प्रूफ कर दिया। समझ गए भैया? 3 नंबर का पिछले साल आया था सरकारी स्कूल में। कॉमन सेंस मैं तो कह रहा हूं प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। कॉमन सेंस तो मैंने पहले बता दिया, गर्म करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बहस ही हो गई यहाँ पर बात, एक तरह से बहस ही करना चाह रहा है, बगावत। देखिए भैया, देखिए पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का एक अलग थोड़ा पेक्यूलियर मैनर होता है, पेक्यूलियर जो होता है वो थोड़ी स्पेशल चीजों के लिए किया जाता है यूज, ठीक है। बट तो एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में कहता है भैया कि आप जानते हो कि किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और डेंसिटी क्या होती है, घटती है। पानी उल्टा करता है काम, पानी लिक्विड होने के बावजूद भी सारी चीजों के विपरीत जाता है। आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। लेकिन ये चीज जो होती है वो केवल 4 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री है, आप गर्म करोगे 1 डिग्री पे लाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप 2 डिग्री पे लाओगे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। 3 पे लाओगे वॉल्यूम फिर कम होगा, डेंसिटी फिर बढ़ जाएगी। 4 पर लाओगे तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा इसका, और डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब 4 से 5 पे लाओगे ना तो अब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी
5 पे लाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी, तो मतलब 0 से लेके 4 में इसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, डेंसिटी क्या होती है। लेकिन 4 के बाद से 4 पर मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम डेंसिटी, और 4 के जैसी बात जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगी, घटने लगी। समझ गए? इसी मैनर को हम कहते हैं पेक्यूलियर मैनर। ठीक है भैया, और इसे कहते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का जो ये इरेगुलर एक्सपेंशन होता है ना, इसको कहते हैं। अब ये बड़ा यूजफुल है। ये क्या है, इसका यूज जो ऐसे इलाकों में जहां पर बर्फ जम जाती है सर्दियों के टाइम पर, वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो मतलब जो जंगली जलीय जीव जो होते हैं, ठीक है, जो पानी में जीव रहते हैं, वो बचे रहते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से। कैसे, देखिए, जैसे ही मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु से, गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होता है। डाउन होता होता 4 पे आ गया। कहां पे आ गया, पहले 4 पे आएगा, है ना, गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहा है ना, तो पहले 4 ही तो आएगा। 4 वाला पानी क्या होता है भैया, सबसे ज्यादा कम वॉल्यूम होता है उसका, सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। और आपको पता है ज्यादा डेंसिटी वाली चीज कभी कम डेंसिटी में तैरती नहीं है, वो क्या होती है, डूब जाती है। जैसे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री हुआ, पानी का डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो 4 डिग्री वाला पानी कहाँ चला गया, जमीन के मतलब सस्पेंड कर गया, उस लेक के बॉटम में चला गया। ठीक है, अब आपको पता है 4 पे तो बर्फ जमने वाली है नहीं, तो 4 वाला पानी पानी रहता है, बॉटम पर पड़ा हुआ है। फिर 3 होता है, 3 वाला पानी भी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी नॉर्मल वाटर से, वो भी नीचे ले आएगा, 2 होगा, 1 होगा। ये 4 सबसे नीचे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऊपर का क्या होता है, 0। अब 0 वाले की डेंसिटी क्या होती है, कम रहती है, ऊपर रहता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता रहता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ बनता रहता है, उसका टेम्परेचर और डाउन होता है। नीचे क्या है, 1, 2, 3, 4, पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड। क्या है, अब लिक्विड में मछलियां क्या होंगी, आराम से तैरेंगी, ये एडवांटेज है। समझ गया? अब देखिए यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एंड सॉलिड, ध्यान दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट, ठीक है भाई, तो कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल, भाई प्लीज, ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सारे के सारे लिक्विड क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर। लेकिन वाटर बिहेव अ पेक्यूलियर मैनर व्हेन वाटर इज 0 to 0 heated, its volume decreases and therefore its density until its temperature reach 4 डिग्री पे आते के साथ ही वॉल्यूम क्या होता है भैया, 4 डिग्री पे आते वॉल्यूम सबसे कम होता है, डेंसिटी सबसे आफ्टर 4 डिग्री वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। 4 डिग्री का पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। यहाँ पे ग्राफ बनाया ना डेंसिटी का और टेम्परेचर का, ठीक है। 0 पर कुछ डेंसिटी तो रहेगी ना, ठीक है। जैसे ही आप 0 से कम टेम्परेचर पे जाओगे, बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। 4 पर आते के साथ डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और उसके बाद फिर 4 के बाद जाओगे तो डेंसिटी फिर क्या होगी, घटेगी घटेगी। समझ गया? तो ये बना रखा है आपको समझने के लिए ग्राफ, ठीक है, समझ गया। अब इसकी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, क्या इंपोर्टेंस रहती है, ठीक है भैया, देख रहा है, पिराना पिराना तो कह रहे भैया दी एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। Since the density of water is maximum at 4 degree, water at the bottom of the lake remain at 4 degree, even if freeze at the top. ऊपर का तो बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे वाला फिर भी 4 का 4, 3 है ना, बताया आपको भी मैंने, ठीक है। और वो क्या होता है, मछलियां क्या होती है, तैरती रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक लोहार है, वो एक रिम है, रिम ठीक है, रिम है, रिम ही कहते हैं ना, वो उस पे चढ़ाता है, रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहा भैया पहले डायमीटर क्या था, इतना था, गर्म करने के बाद उसका डायमीटर क्या हुआ, ठंडा करने के बाद इतना हो गया, ठीक है। गर्म था तो इतना था, और ठंडा करने पर ये हो गया, ठीक है। टेम्परेचर उसने कितना चेंज किया, 27 डिग्री का, ठीक है। तो सॉरी, स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर इतना था, रूम टेम्परेचर इतना था, उसने गर्म किया, तो गर्म करने पर ये यहां से यहां पे आ गया होगा, यहां से इसका डायमीटर क्या होगा, यहां से यहां पे आ गया होगा,
अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब टेबल से देखनी है आपको, टेबल लिखवाई है ना अल्फा बीटा और गामा की, तो अल्फा वहां से देखना है आयरन के लिए, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया आपको T2 निकालना है, क्या निकालना है, कहां तक गर्म किया कि ये वाला डायमीटर हो गया। तो अपने को पता भैया डायमीटर बढ़ा है, यानी किसमें एक्सपेंशन हुआ है, लेंथ में एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें पता भैया T1 कितना रखा है 27, इनिशियल लेंथ या डायमीटर क्या रखा है इतना, और फाइनली क्या हो जाना है गर्म करने के बाद इतना। तो भैया आपको पता है एक फॉर्मूला बताया था मैंने कल, ये बताया था ना, L2 माइनस L1 अल्फा L1 T2 माइनस T1। तो भैया अपने को निकालना क्या है यहाँ पर, T2 निकालना, क्या निकालना है। तो ये एक काम करेंगे, T2 T1 तो दे रखा अपने को, L1 कैलकुलेशन करनी है, हो गया 191 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गया भैया, इतना गर्म करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा मामला, ठीक है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है नीचे वाला, ठीक है, ये जेई में आ रखा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा भैया, कह रहा कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल चेंज बाय 0.2%, कितने परसेंट, अब आपको 0.12%, मैंने क्या बोला, 2 बोला मैंने, 1 2 बोला ना, 1 2 बोला 1 2 बोला ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकलता कैसे है, तो आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम गुणे में 100, यही तो है परसेंटेज, वो कितना रखा है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गई, समझ गया। अभी क्या रहा है टेम्परेचर कितना चेंज किया हमने, डेल्टा टी कितना रखा है 20 डिग्री रखा, कितना रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या निकालना है, एक्सपेंशन अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, वैसे अल्फा तो निकलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो अल्फा तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं, तो हमने पहले क्या निकाला, गामा निकाला, क्या निकाला, गामा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। तो भैया डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या रखिए ये, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, गुणा है बीच में, ध्यान रखना पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो भैया सॉल्व किया, क्या आ गया भैया गामा, और गामा आ गया तो अल्फा क्या होता है गामा अपॉन में 3, कल लिखा था ना रिलेशन, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन क्या था ना, तो गामा आ गया अपना, तो अल्फा क्या होगा गामा अपॉन में, याद नहीं याद है, तो नहीं भाई समझ गया, बुरा तो नहीं लगा आपको इस तरीके से किया तो। ये भी जेई का क्वेश्चन है ये वाला नीचे वाला भी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसमें, ये दिमाग वाला सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा भैया डेंसिटी रो मास एम एंड वॉल्यूम क्या है भैया वी, इस तरीके से रिलेट किया थे, इनके बीच में जो रिलेशन हो जाता है देख लो, इनके बीच में रिलेशन होता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको प्रूफ क्या करना है कि गामा इक्वल्स टू 1 बाय में रो माइनस भी आएगा, अपन नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, -1 बाय में रो डी रो अपॉन में dt, डी रो अपॉन में dt। तो भैया अगर आपको यानी यहां पर वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो जब टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो इस रिलेशन में आप बताओ क्या क्या चीज चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इस रिलेशन में क्या क्या चेंज होगा, एक तो वॉल्यूम, मैं चुप रहना चेंज बोल रहा हूं मैं, वो तो पता बढ़ेगा, और एक मास रिमेन, मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है क्या गिवन है, ये गिवन है, अच्छा एक डिवीजन रूल है, मैंने लिखवाया था शायद स्टार्टिंग में बिल्कुल एकदम, अगर दो चीजें डिवीजन में है उनको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरा वाला डिनोमिनेटर वाला बाहर, न्यूमरेटर वाला, ठीक है, एक्स है ये एक्स है, ठीक है, फिर जिसका हो गया वो बाहर, जिसका नहीं हुआ अंदर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यही किया, तो हमने दोनों साइड में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो कि हम जानते हैं इस रिलेशन में अगर कोई चीज चेंज आएगा तो किसके चेंज करने पर आएगा, टेम्परेचर के, तो हमने दोनों साइड में टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी रो ये क्या होगा डी रो अपॉन में डी टी, अच्छा ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला मास का पहले डिफरेंशिएट करूंगा, वॉल्यूम को बाहर रखूंगा, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या करूंगा मास को बाहर कर दिया, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर, नीचे क्या होगा वी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो तो ये क्या होने वाला अपना,
डी रो अपॉन में डी। आपको पता भी है जो मास को डिफरेंशिएट किया, तो मास तो कांस्टेंट है ना, तो मास अगर कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। तो वो वाली इससे जो पहले टर्म थी ना वो जीरो होगी, वो क्या होगी पूरी। अब आपको पता है माइनस बचेगा एम डीवी अपॉन वी टी, और नीचे क्या होगा 1 बाय में वी स्क्वायर था, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखिए इसको एज इट इज लिख दिया। हमने क्या किया, इस वी स्क्वायर को इसके साथ, खैर ने दोबारा एक फालतू स्टेप कर दिया। ठीक है, इस वी स्क्वायर को मैंने क्या किया, तोड़ दिया वी इंटू में वी करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने देखा भैया मास अपॉन वॉल्यूम होता क्या है, डेंसिटी होता है। चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, ये है क्या, गामा तो है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर क्या है भैया, गामा। तो गामा क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया, पल्ली साइड मिलेगा, प्रूव हो गया। ठीक है भैया, जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बता दे रहा हूं कि अगर इसको पहली बार करोगे ना गारंटी नहीं कर पाओगे आप, जब इसको समझ जाओगे, सोल्यूशन देख लोगे किस तरीके से करा तो वैसे कर लोगे इसको। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली करने पे नहीं होगा फिर आपसे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं इसी की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ये केमिस्ट्री पेमिस्ट्री बता क्या होती है बताइए। फिर देखिए भैया मैं जो बता रहा हूँ जिंदगी भर ध्यान रहेगी आपको बात, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखिए भैया आप 1 किलो कोई चीज लो, क्या लो, 1 किलो मास ले, 1 किलो को हम यूनिट मास कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट मास। हमने यूनिट मास लिया, उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, क्योंकि दोनों में चेंज सेम आता है, चाहे डिग्री में चेंज करो टेम्परेचर, चाहे 15 से 16 करो, चाहे 15 केल्विन से 16 केल्विन करो, ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, चाहे मैंने क्या किया, 1 यूनिट मास लिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, यूनिट मास लिया मतलब 1 किलो मास लिया, उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, मतलब 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो जितनी हीट लगी उसके 1 डिग्री को 1 किलो के मास को बढ़ाने के लिए, 1 किलो के मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी ये, मान लीजिए आप पानी को 1 किलो के मास का, पानी का 1 किलो का मास है, उसका 15 से 16 डिग्री करना है टेम्परेचर, तो आपको 40 जूल हीट निकलेगी। क्या लग रही है, इसका मतलब वो 40 जूल क्या, उसकी स्पेसिफिक हीट है, 40 जूल पर केजी पर केल्विन। समझ गया, 40 जूल हीट 1 किलो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर रही है। समझ गया, तो 1 किलो मास का, कोई भी 1 किलो मास है, अगर उसका आपको यूनिट डिग्री यानी 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन राइज करना है, तो जो हीट लगती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या कहेगी, समझ गया, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, समझ गया, 1 किलो मास का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की होती है। क्या होती है, वाटर का 1 किलो मास ले लो, लोहे का 1 किलो मास ले लो, उसका भी 1 डिग्री बढ़ाओ, उसका भी 1 डिग्री बढ़ाओ, आप देखोगे लोहा कम हीट में ही क्या होगा, 1 डिग्री चेंज कर देगा अपना टेम्परेचर, लेकिन पानी को बहुत ज्यादा हीट लगती है अपना 1 डिग्री टेम्परेचर होने के बढ़ाने के लिए। समझ गया, यानी पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण से समुद्री इलाकों के आसपास ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, रीजन यही होता है, सूरज तो बाकायदे एकदम चमचमाता रहता है लेकिन गर्मी नहीं पड़ती, रीजन क्या है, वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। अब पानी का अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको बहुत ज्यादा हीट लगेगी, तो थोड़ी बहुत अगर गर्मी पड़ भी गई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सारे नहीं बढ़ पाएगा। समझ गया, इसलिए वहां का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, उतने पे ही क्या होता है, मेंटेन रहता है। मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, पता है आपको, गोवा में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, केरल में, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही। ठीक है भैया, नहीं बता रहा हूं मैं, लॉजिक यही है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा है, वहां पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब इतना बड़ा समुद्र है तो जाहिर सी बात है एटमोस्फेयर में अपना इंफ्लुएंस डालेगा ही डालेगा। ठीक है, इसलिए वहां की लगभग हीट को क्या करता है, वो कंज्यूम कर लेता है, कौन, पानी, लेकिन उसका 1 डिग्री राइज नहीं कर पाता टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो समुद्र को देखोगे तो हमेशा उसका टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है, गर्मी पड़ती है, सूरज निकलता तपता रहता, फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है, हाँ कम कहाँ पे, नहीं एक जैसे, नहीं गर्म तो हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट लिखवा रखा है मैंने बहुत प्यारे वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, कह रहे स्पेसिफिक हीट, देखिए द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, भाई प्लीज, मे बी डिफाइंड as the amount of heat required to raise the
टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, बोले तो 1 किलो मास थ्रू यूनिट डिग्री। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है। जो ज्यादा हीट लेकर के 1 किलो मास 1 डिग्री बढ़ाता है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा। जो 1 किलो मास कम हीट लेकर के 1 डिग्री बढ़ाता है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है। ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है सर मैं भाई के नोट्स, ठीक है भैया। तो लिखा है इफ द स्पेसिफिक हीट इज मोर, अगर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो इसका मतलब हीट उसको ज्यादा चाहिए, क्या, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है भैया, समझ गया। अब यहां पर लिखा हुआ है वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। वाटर के पास क्या है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है, क्योंकि उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अब देखिए, तो ये तो 1 डिग्री की बात होगी। हम तो कई कई किलो के मास का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो हमने कहा, मैंने देखा भैया, आप भी देखो कि भैया जो मास ज्यादा होगा तो उसको हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री के अलावा चेंज करना है, तो भी हीट क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। कंबाइन करके एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, स्मॉल ऐसा ही है। क्या है ये, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट। ये बताता है भैया, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, ये हीट है तो इसकी क्या होगी, जूल। ये क्या है, मास है तो इसकी क्या होगी, केजी। और ये टेम्परेचर तो क्या होगी, तो जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखिए, अगर मैं 40 जूल लिख दूं, 40 जूल पर केजी पर केल्विन, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है, उसका 1 डिग्री, 1 किलो के मास का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ रही है, 40 जूल। मैं लिख दूं 500 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी सब्सटेंस है, इसका 1 केल्विन 1 किलो के मास का बढ़ाने के लिए हमें कितनी देनी पड़ रही है हीट, 500 जूल। समझ गए, ये 1 किलो के मास का आपको बढ़ाना है, 2 किलो बढ़ाना है, यही 2 किलो के साथ करना, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 किलो का करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 300, अगर देखिए, अगर मैं बोलूं 300 किलो का, जितने मान लो 2 किलो का 1 डिग्री बढ़ाना है, तो आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर 2 किलो का 3 डिग्री बढ़ाना, तो क्या करोगे, तो भैया 3 से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर देखिए, सुन लीजिए, फॉर्मूला यहां पर बनता है, क्वेश्चन एक दे रखा है मैंने, ये देखिए, मैंने कहा भैया एक सब्सटेंस है जिसका 1 किलो के मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 100। कुल मास कितना है, तो अगर इसका 4 किलो का 1 डिग्री बढ़ाना, तो कितना चाहिए, 4 किलो का 1 डिग्री बढ़ाना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए, तो 4 किलो कितना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया, अगर मुझे 1 डिग्री नहीं बढ़ाना, मुझे 50 बढ़ाना, तो क्या करो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। टोटल हीट क्या होगा, टोटल हीट इक्वल्स टू में स्पेसिफिक हीट मास इनटू में चेंज इन, तो ये क्या हुआ, 1 किलो का 1 डिग्री, ये क्या हुआ, m किलो का 1 डिग्री, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब कि जो भी ये मास ना, उसका इतना डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी। समझ गया, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट है, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या हो, डबल हो जाएगी ना, 3 बढ़ाने के लिए ट्रिपल हो जाएगी। तो अगर आपको, अगर 1 डिग्री के अलावा टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो टेम्परेचर भी क्या करोगे, आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे कुल हीट निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री का 1 किलो का 1 किलो का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतनी हीट, तो 4 किलो का गुणा करो, इतना बढ़ाना तो इससे भी गुणा करो, कुल हीट आएगी। ऐसी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, लेकिन इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ा दिया था मैंने, एक मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी कॉपी कर लेना, क्योंकि ये भी सेम ही है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। यहाँ पर 1 किलो की जगह पे 1 मोल होगा। क्या होगा, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं, इसको उठा लियो, ज्यादा हीरो मत बन, उसको उठा लियो जो फेंका है। हो गया खत्म।